स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में और सीधे चलते हैं उत्तराखंड के राज्यसभा, जहां राज्यपाल गुरमीत सिंह लाइव है। मंत्री पोषण योजना अंतर्गत राज्य के सभी जनपदों के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना राज्य खाद्य योजना के लाभार्थियों को फोर्टिफाइड चावल का वितरण किया जा रहा है। साथ ही राज्य के 11 जनपदों में खाद्यान्न वितरण हेतु डोर स्टेप डिलीवरी की व्यवस्था लागू की गई है। कृषि विभाग द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में उगाई जाने वाली मिलेट फसलों यथा मंडुआ एवं सांवा को प्रोत्साहित किए जाने हेतु 1 किलोग्राम मंडुआ प्रति माह सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से प्रत्येक राशन कार्ड धारकों को उत्तराखंड स्टेट मिलेट मिशन योजना के अंतर्गत वितरित किए जाने का निर्णय लिया गया है। गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग द्वारा राज्य में खांडसारी इकाइयों आदि को विनियमित किए जाने के दृष्टिगत नियमों का निर्धारण करते हुए वर्ष 2023-24 हेतु नवीन खांडसारी नीति प्रख्यापित की गई है, जिसके अंतर्गत प्रदेश के गन्ना उत्पादकों को केंद्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। गन्ना पर्ची निर्गमन के में पारदर्शिता बनाए जाने के उद्देश्य से गन्ना कृषकों के हित में एसएमएस के माध्यम से गन्ना पर्ची उपलब्ध कराई जा रही है एवं राज्य में गन्ना सर्वेक्षण कार्य जीपीएस पद्धति से कराया गया है। पशुपालन विभाग द्वारा सशक्त उत्तराखंड @25 के रोड मैप हेतु द्वारा दुग्ध उत्पादन के में वृद्धि हेतु लिंग वर्गीकृत वीर्य से कृत्रिम गर्भाधान का अच्छा दान करने व स्वदेशी नस्ल का संरक्षण व संवर्धन, कुक्कुट विकास का सघनीकरण तथा विभागीय हेल्पलाइन नंबर 1962 के माध्यम से रोग निदान सेवाओं हेतु मोबाइल वेटनरी यूनिटों का संचालन किया जा रहा है। राज्य में निराश्रित स्वच्छंद विचरण कर रहे गोवंश का आबकारी शुल्क से भरण पोषण उपलब्ध कराने हेतु निर्णय लिया गया है। कुक्कुट पालन में स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु कुक्कुट वैली एवं ब्रॉयलर फार्म की स्थापना की जा रही है। चारे की कमी को दूर करने हेतु उत्तराखंड चारा नीति स्वीकृत की गई है। मत्स्य विभाग द्वारा मत्स्य क्षेत्र के समग्र विकास हेतु राज्य स्तरीय इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क की स्थापना की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध संसाधनों के समुचित उपयोग मत्स्य की क्षेत्र के विभिन्न आयामों के माध्यम से रोजगार सृजन, आय वृद्धि, समुचित विकास हेतु मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना प्रख्यापित की जा रही है। डेयरी विभाग द्वारा गंगा गाय महिला डेयरी योजना संबंध एनसीडीसी योजना अंतर्गत दुग्ध समितियों के सदस्य को 75% तक अनुदान पर 3 एवं 5 दुधारू गायों के साथ साथ 2 दुधारू भैंसों की इकाई स्थापना हेतु योजना का संचालन किया जा रहा है। सहकारिता विभाग द्वारा राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना के अंतर्गत वृहद क्लस्टर स्थापित करते हुए 45,000 से अधिक कृषक परिवारों की सीधे लाभान्वित किया गया। सहकारिता क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी विकेंद्रीकृत अन्न भंडारण योजना अंतर्गत जनपद देहरादून की सहसपुर एमपैक्स में 500 मैट्रिक टन के गोदाम निर्माण कार्य अंतिम चरणों में है। इसका उद्घाटन भी हो चुका है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना के अंतर्गत बच्चों के पोषण स्तर में सुधार हेतु विभाग द्वारा आंगनवाड़ी केंद्र के 3-6 वर्ष के लाभार्थी बच्चों को अंडा
एवं केला चिप्स तथा मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना अंतर्गत फोर्टिफाइड दुग्ध प्रदान किया जा रहा है। इसी प्रकार मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना में महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार हेतु खजूर एवं अंडे का वितरण किया जा रहा है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा पूर्व दशमोत्तर एवं मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति योजनाओं का संचालन पूर्ण रूप से ऑनलाइन माध्यम से करते हुए धनराशि डीबीटी के माध्यम से पात्र अभ्यर्थियों को सीधे उनके खाते में उपलब्ध कराई जा रही है। अल्पसंख्यकीय वर्ग के सफल अभ्यर्थियों को तैयारी हेतु मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत अधिकतम 75,000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई जा रही है। अल्पसंख्यकीय समुदाय की मेधावी बालिका जो 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा में 60% से अधिक अंक प्राप्त करती हैं, उनकी शिक्षा को बढ़ावा दिए जाने हेतु मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत अधिकतम 25,000 रुपए तक का अनुदान प्रदान किया जा रहा है। समाज कल्याण विभाग द्वारा लगभग 90,000 दिव्यांग जनों को विशिष्ट पहचान पत्र UDID बनाकर उपलब्ध कराए जा चुके हैं तथा दिव्यांग जनों को राजकीय दिव्यांग कर्मशाला टेहरी, पिथौरागढ़ एवं हल्द्वानी में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना PM अजय के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य के 385 चयनित ग्रामों में से 98 ग्रामों को आदर्श ग्राम घोषित किया गया है एवं बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना अंतर्गत उत्तराखंड राज्य के जनपद अल्मोड़ा, नैनीताल, देहरादून में अनुसूचित जाति के छात्र छात्रों हेतु छात्रावास बनाए जा रहे हैं। जनपद उत्तरकाशी एवं देहरादून में वृद्ध आश्रमों का निर्माण किया गया। ग्राम्य विकास विभाग द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल से महिला समूहों द्वारा बनाए गए उत्पादों को सुनिश्चित बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य में मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना का शुभारंभ किया गया। रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर्स के अंतर्गत विभिन्न सामुदायिक संगठनों, बेरोजगार युवाओं तथा स्थापित किए जा रहे सूक्ष्म उद्यमों को तकनीकी तथा ज्ञान आधारित सहयोग, वित्तीय लीकेज एवं समावेशन में सहायता करने हेतु 2 जनपद अल्मोड़ा एवं पौड़ी में हब तथा शेष 11 जनपदों में स्पोक स्थापित किए गए हैं। केंद्र सरकार के सहयोग से सीमावर्ती गांवों के बहुमुखी विकास के लिए वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड के 3 जिलों यथा पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी के 5 विकास खंडों के 51 गांवों का चयन किया गया है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों का ढांचागत कौशल विकास, आर्थिक वृद्धि, आजीविका विकास का कार्य किया जाएगा। कार्मिक एवं सतर्कता विभाग द्वारा डॉक्टर रघुनंदन सिंह टोलिया उत्तराखंड प्रशासन अकादमी में क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन एंड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन फॉर रेजिलियंट फ्यूचर विषय पर राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड सहित 12 राज्यों के 134 प्रतिभागियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग द्वारा राज्य में लाभार्थी परक एवं महत्वपूर्ण संचालित की जा रही परियोजनाओं की आम जनमानस को जानकारी प्राप्त हो के दृष्टिगत मेरी योजना नामक पुस्तक प्रकाशित की गई, जिसमें जन सामान्य की जानकारी हेतु विभिन्न विभागों की योजनाओं को रखा गया है। भाषा विभाग द्वारा
उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान 2023 योजना संचालित की जा रही है। परिवहन विभाग द्वारा उत्तराखंड पहला राज्य है जिसके द्वारा NIC के सहयोग से भारत सरकार के मानकों के अनुरूप बैक एंड सॉफ्टवेयर बनाया गया है, जिसका कमांड एंड कंट्रोल सेंटर परिवहन विभाग के मुख्यालय में स्थापित किया गया है। वाहनों की रियल टाइम मॉनिटरिंग हेतु वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस स्थापित की जा रही है। विभाग द्वारा सेवा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत वाहनों एवं पंजीयन लाइसेंस से संबंधित 58 सेवाओं को अधिसूचित किया जा चुका है। ओवर स्पीडिंग के कारण होने वाली दुर्घटनाओं पर रोक लगाने हेतु व्यावसायिक वाहनों में गति नियंत्रक उपकरण संयोजित किए जा रहे हैं। साथ ही तो अब राज्यपाल गुरमीत सिंह को सुन रहे थे और बात करेंगे खबरों की। देहरादून से बड़ी खबर, उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू। सुबह 11 बजे से हुई सत्र की शुरुआत। राज्यपाल के अभिभाषण से इस सत्र की शुरुआत हुई है। अभिभाषण के बाद शुरू होगी बजट सत्र पर चर्चा। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है और आज बजट सत्र पर चर्चा होगी। उत्तराखंड विधानसभा की कार्रवाई जो जारी है और राज्यपाल के अभिभाषण से जो है कार्रवाई शुरू की गई है और अब जो है अभिभाषण से सत्र की शुरुआत की गई है। अभिभाषण के बाद सत्र पर चर्चा होगी, बजट सत्र पर चर्चा होगी। सुबह 11 बजे से शुरुआत हुई है और राज्यपाल के अभिभाषण से सत्र की शुरुआत हुई है। तो उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र जो है वो शुरू हो चुका है और सुबह 11 बजे से ही जो है विधानसभा का बजट सत्र शुरू हुआ, जब राज्यपाल ने अपना अभिभाषण दिया और लगातार अभी तक जो है उनका भाषण जारी है और इसके बाद जो है बजट पर चर्चा भी की जाएगी। तो उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो चुका है। सुबह 11 बजे से हुई बजट सत्र की शुरुआत। राज्यपाल के अभिभाषण से इस सत्र की शुरुआत हुई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अभय कैंथुरा देहरादून से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अब है उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र जो है शुरू हो चुका है, क्या जानकारी है? तो बिल्कुल उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र की शुरुआत आज हो चुकी। बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण के साथ इसकी शुरुआत यहां पर हुई है। सदन के भीतर इस समय राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह इस समय अपना अभिभाषण यहां पर पढ़ रहे हैं। राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, प्रदेश में विकास के लिए जो काम यहाँ पर किए जा रहे हैं, जिससे राज्य की जनता को लाभ यहाँ पर मिल रहा है। उत्तराखंड सरकार ने जो लक्ष्य निर्धारित करे हैं, तो राज्य और केंद्र मिलकर जो योजनाएं यहाँ पर संचालित कर रहे हैं, जिसका लाभ उत्तराखंड की जनता को मिल रहा है और उत्तराखंड राज्य विकास के पथ पर अग्रसर है। उन सभी योजनाओं का जिक्र इस समय राज्यपाल की तरफ से अपना अभिभाषण में यहाँ पर किया जा रहा है। ये कहा जा सकता है कि राज्यपाल की तरफ से जो अभिभाषण इस समय पढ़ा जा रहा है, अपना अभिभाषण जो पढ़ा जा रहा है, उसमें राज्य के विकास से जुड़ी हुई हर योजना का जिक्र यहाँ पर हो रहा है। किस प्रकार से राज्य के भीतर विकास का जो पहिया है वो तेज घूम रहा है, राज्य की जनता को विकास की योजनाओं का जो लाभ मिल रहा है उसमें किस प्रकार से योजनाएं संचालित हो रही है, महिलाओं को कैसे सुरक्षित रखने का काम राज्य के भीतर किया जा रहा है, महिलाओं की दिशा बदल सके, उनकी आर्थिक स्थिति और मजबूत हो सके, उसके लिए सरकार की जो योजनाएं, उन योजनाओं का इम्प्लीमेंट किस प्रकार से किया जा रहा है, क्या कुछ उन योजनाओं में ऐसे पॉइंट रखे गए हैं जिसका लाभ महिलाओं को मिल रहा है, उन सभी का जिक्र यहाँ पर हो रहा है। ये कहा जा सकता है कि राज्य के भीतर अभी तक के जो काम हुए हैं, जो सरकार की जो उपलब्धियां रही है, चाहे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का हो, मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक हो या G20 की जो बैठकें उत्तराखंड में हुई है, उससे उत्तराखंड राज्य का जो नाम है वो देश विदेश में अभी और फैला है। उत्तराखंड राज्य को ग्लोबल क्षेत्र में अब जाना जाने लगा है। उत्तराखंड राज्य का जो तीर्थाटन है, जो धार्मिक पर्यटन है, उसको और बढ़ाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। उसमें ये कह सकते हैं कि
जो मानसखंड माला परियोजना मिशन है, उस मिशन के तहत अब मानसखंड एक्सप्रेस का संचालन यहाँ पर हो रहा है, एक्सप्रेस रेलगाड़ी का संचालन यहाँ पर हो रहा है, जो पश्चिम बंगाल से सीधे उत्तराखंड के बीच यहाँ पर चलेगी। उससे उत्तराखंड का जो कुमाऊं का जो सेक्टर है, जहाँ पर पर्यटन अभी तक धीमी रफ्तार में था, उस पर्यटन को और बल मिलने के संभावना यहाँ पर है। तो ये कहा जा सकता है कि आज राज्यपाल के अभिभाषण में उन सभी योजनाओं का जिक्र यहाँ पर किया गया, जिससे उत्तराखंड राज्य अपने विकास के पथ पर अग्रसर हो सकता है। और 2025 का जो लक्ष्य सरकार ने चुना है कि विकसित राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड राज्य को शुमार करना है, वो उस लक्ष्य को पाने में इन योजनाओं का माध्यम से वो इन योजनाओं तक पहुँच सकते हैं। जी, इस दौरान जो है राज्यपाल ने अपने भाषण में G20 के साथ साथ यूसीसी का भी जिक्र किया, जो कि हाल ही में जो है राज्य के लिए कानून के रूप में जो है स्थापित होने जा रहा है। बिल्कुल, राज्य के भीतर जो यूसीसी का जो विधेयक पेश किया गया, जिसे सदन की तरफ से पास कराने का काम यहाँ पर हुआ है, उस यूसीसी कानून का जिक्र राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में यहाँ पर किया। उन्होंने कहा कि राज्य के भीतर एक समान कानून लाने का काम धामी सरकार की तरफ से किया गया है। यूसीसी विधेयक में जिस प्रकार से महिलाओं के हितों को सुरक्षित करने का काम किया गया, सभी धर्मों के लिए कानून लाने का काम यहाँ पर किया गया, वो बड़ा हितकारी है। और आगामी दिनों में कह सकते हैं कि देश के अन्य राज्यों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत कानून बना जा सकता है। उसके जो देश के जो दूसरे राज्य हैं वो इस कानून से प्रेरणा ले सकता है, और यूसीसी में किस प्रकार से बेहतर काम हो सकता है, यानी एक राष्ट्र एक विधान का जो सपना देखा गया था, वो सपना उत्तराखंड से साकार होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से यूसीसी कानून में प्रावधान किए गए हैं सभी धर्मों के लिए कानून लाने का काम यहाँ पर किया गया, तो वो सीधे तौर पर इस बात का परिचय है कि उत्तराखंड शुरू से ही देश में विकास के लिए एक परिवर्तनकारी कदम उठाने वाला राज्य रहा। और यही वजह है कि जिस प्रकार से उत्तराखंड में सामाजिक स्तर पर सुधार के काम हुए हैं, जो उत्तराखंड राज्य में सुधार का जो आंकड़ा है जिसमें लगातार बढ़ोतरी हुई है, उसी के चलते उत्तराखंड राज्य को अचीवत श्रेणी के राज्यों में देश के भीतर नई जगह यहाँ पर मिली है। ये उत्तराखंड राज्य के लिए बड़ा सकारात्मक कदम कहा जा सकता है, सकारात्मक सौगात कही जा सकती है, बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है, जिसका लाभ निकट भविष्य में उत्तराखंड राज्य को मिलेगा। जी, अभी बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पे भी आपका रुख करेंगे। और वहीं देहरादून से खबर सामने आ रही है, पूर्व सीएम हरीश रावत ने किया मौन व्रत। तो पूर्व सीएम हरीश रावत ने मौन व्रत किया है, गैरसैंण की उपेक्षा पर मौन उपवास किया। गांधी पार्क में सुबह 1 घंटे का रखा मौन उपवास। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, सुबह 10 बजे से 11 बजे तक के लिए मौन व्रत रखा है। और गैरसैंण में बजट सत्र ना किए जाने पर आहत हुए पूर्व सीएम। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, गांधी पार्क में उन्होंने 1 घंटे का मौन व्रत रखा है। गैरसैंण में बजट सत्र का आयोजन ना किए जाने पर आहत हुए और इसको लेकर उन्होंने 1 घंटे का मौन व्रत कार्यक्रम रखा। और गांधी पार्क में सुबह 1 घंटे का मौन उपवास उन्होंने रखा है। तो गैरसैंण की उपेक्षा पर मौन उपवास किया हरीश रावत ने, यानी कि पूर्व सीएम हरीश रावत ने मौन उपवास किया है। और अभय कैंथुरा लगातार हमारे साथ बने हुए। अभय, पूर्व सीएम हरीश रावत ने मौन व्रत रखा था और अब जो है 1 घंटे का उनका मौन व्रत पूरा हो गया है, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने गैरसैंण की उपेक्षा को लेकर आज राजधानी देहरादून के गांधी पार्क में 1 घंटे का मौन उपवास यहां पर रखा है। ये सांकेतिक उपवास इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि जिस प्रकार से बजट सत्र देहरादून में आयोजित हो रहा है, सरकार के उस संकल्प का विपरीत परिणाम है, जिसमें सरकार ने कहा था कि गैरसैंण में बजट सत्र आहूत होगा, गैरसैंण में राज्य की जो भावनाएं, उन भावनाओं को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा, राज्य में विकास की योजनाएं प्रतिबद्ध होगी। वो बजट सत्र गैरसैंण में इस बार आहूत नहीं हो पा रहा। और यही वजह है कि इस गैरसैंण की उपेक्षा को लेकर उन्होंने मौन व्रत रखा। मौन व्रत के माध्यम से अपना विरोध जताने का काम पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की तरफ से यहाँ पर किया गया है। इस दौरान ये कह सकते हैं कि उनके साथ कई कांग्रेसी नेता भी वहां पर मौजूद है, पार्टी कार्यकर्ता भी मौजूद है, और सभी ने गैरसैंण की उपेक्षा को लेकर राज्य की जो भाजपा सरकार है उसके ऊपर आरोप लगाने का काम यहाँ पर किया गया है। गैरसैंण में अगर बजट सत्र होता तो फिर गैरसैंण के माध्यम से राज्य के जो पहाड़ी क्षेत्र वहां पर विकास के नए आयाम स्थापित होते, विकास की योजनाएं वहां पर बढ़ती, तो ये समझा जा सकता है। लेकिन बजट सत्र अब गैरसैंण के बजाय अगर देहरादून में सरकार आयोजित करा रही है तो फिर सीधे तौर पर ये गैरसैंण की उपेक्षा है, पहाड़ों की उपेक्षा है, जिसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आज मौन उपवास भी यहाँ पर रखा। जी, और बात करें तो हरीश रावत जो है अपनी बातों को हमेशा मुखर होकर रखते हैं और यहाँ भी उन्होंने ऐसा ही किया है। जब गैरसैंण के मुद्दे पर किसी ने बात नहीं सुनी तो यहाँ 1 घंटे का मौन व्रत उन्होंने रखा है। लेकिन क्या लगता है कितनी धार मिलेगी इससे?
जब ये कह सकते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का जो ये मौन उपवास यहाँ पर रहा है गांधी पार्क में, जो उन्होंने मौन उपवास किया, ये सीधे तौर पर विपक्षी दलों को एक और बड़ा मौका देने का काम उनकी तरफ से किया गया। विपक्षी दलों को एकजुट होने के आह्वान उनकी तरफ से किया गया ताकि सत्ता पक्ष के खिलाफ लंबी लड़ाई यहाँ पर लड़ी जा सके। जो इस समय कह सकते हैं कि बहुमत की सरकार है, बहुमत होने के कारण लगातार ऐसे निर्णय ले रही है जो विपक्षी दलों को भी भरोसे में नहीं लिया जाता है। जन भावनाओं के विपरीत इस समय काम वहां पर हो रहे हैं, क्योंकि गैरसैंण राज्य आंदोलन की भूमिकाओं से जुड़ा हुआ विषय है। ऐसे में अगर गैरसैंण को लेकर गैरसैंण में सत्र बजट सत्र आयोजित नहीं हो जाता है, जबकि राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में है, और अगर वहां पर बजट सत्र आयोजित नहीं होता है, जिसकी राज्य सरकार की तरफ से पहले से ही इन बातों की कहा गया था कि बजट सत्र गैरसैंण में होगा, तो अगर वो सब चीजें सही नहीं हो पा रही है तो फिर विपक्ष की तरफ से एक सजग विपक्ष की भूमिका निभाने का काम वहां पर किया जा रहा है। कोशिश यही है पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की कि सरकार को आईना दिखाने का काम किया जा सके, सरकार की अगर गलतियां हैं तो उन गलतियों को बताने का काम किया जा सके ताकि निकट भविष्य में ऐसी गलतियों की पुनरावृत्ति ना हो। इसके अलावा इस गैरसैंण के इस मुद्दे को लेकर विपक्ष भी अब एक बड़ा हमला यहाँ पर सदन के भीतर भी कर सकती है, क्योंकि विपक्ष ने साफ तौर पर कहा कि आज पहला दिन राज्यपाल के अभिभाषण का है, उसका पाठन यहाँ पर किया जाएगा, लेकिन जैसे ही बजट सत्र की शुरुआत होगी यानी सदन के भीतर जैसे ही प्रश्नकाल और बजट पेश करने का काम होगा, मांगों चर्चा होगी, तो फिर विपक्ष की तरफ से अपने उन सभी मुद्दों को उठाने का काम सदन के भीतर किया जाएगा जिस पर अभी तक सत्ता पक्ष खामोशी या चुप्पी साधे हुए है। तो विपक्ष आक्रामक रुख अपनाए हुए, चाहे सड़क सदन के बाहर हो या सदन के भीतर हो, विपक्ष की रणनीति स्पष्ट है कि सत्ता पक्ष बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के राजकोट में अपने दौरे के दौरान देश भर में 11,39,179 करोड़ की स्वास्थ्य परियोजनाओं का वर्चुअल लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसमें राजकोट सहित देश के 5 राज्यों को मिलाकर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स शामिल है। साथ ही देश के कई राज्यों में लगभग 200 स्वास्थ्य परियोजनाओं का भी मोदी ने राजकोट से शिलान्यास और लोकार्पण किया, जिसके संबंध में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की अध्यक्षता में देहरादून में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री जी ने राजकोट गुजरात से 48,000 करोड़ रुपए के स्वास्थ्य के क्षेत्र में एम्स हो गया, क्रिटिकल केयर ब्लॉक हो गया, कई चीज़ों का लोकार्पण भी किया है और भूमि पूजन भी किया है। हमारे राज्य में भी आज लगभग 13 कामों का उन्होंने उद्घाटन किया है और मैं कह सकता हूं कि आज डॉक्टरों के लिए आवासों का, क्रिटिकल केयर ब्लॉक का, हमारे ब्लॉकों में जो उन्होंने नई सुविधाएं दी उनका आज उन्होंने वहां से वर्चुअली उद्घाटन किया है। और आज जो हमारा यहाँ पे खाद्य सुरक्षा विभाग है उसकी 2 गाड़ियों का भी आज वर्चुअली यहाँ पे उन्होंने लोकार्पण किया है, जहाँ पे कि हम खड़े हैं। और मैं ये कह सकता हूँ कि उत्तराखंड के लिए 4 धाम यात्रा के लिए भी हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा जितना पैसा हमने उनसे मांगा उन्होंने दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा पूरे देश में लगभग 48,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया गया। इसके अंतर्गत उत्तराखंड की भी लगभग 36 करोड़ की योजनाएं भी हैं जिनका शिलान्यास और लोकार्पण होना है। इसमें लगभग 13 करोड़ के आसपास योजनाओं का लोकार्पण एवं 22 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास हो रहा है। इसमें अभीम के तहत और NHM के तहत योजनाएं हैं और ये योजनाएं जो हैं लगभग 8 डिस्ट्रिक्ट्स में स्प्रेड हैं और इसमें हमारे ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट्स भी हैं, हमारे क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स भी हैं और हमारे जो फूड सेफ्टी वैन्स। तो हमारे पहाड़ी राज्य है और जो हमारे मतलब जो नॉर्थ ईस्टर्न राज्य है ये हमेशा थोड़ा सा मेनलैंड से हटे हैं। ये इस सरकार के नाते केंद्र सरकार हमेशा इन राज्यों को जोड़ने की मतलब हमेशा उपाय करने के लिए और इसी मतलब कदम के नाते आपको नॉट ओनली एम्स ऋषिकेश दी गई है प्लस आगे आने वाले दिनों में ऑलरेडी ज़मीन दी गई है एक रीजनल सैटेलाइट सेंटर एम्स की जो कि उधम सिंह नगर में आएगी। उसकी पुष्टिकरण आई थिंक ज़मीन बड़ी मुश्किल से दी गई जो कि आपके माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी बता रहे थे। और देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।